दोस्तों, किसी भी देश का भविष्य डिपेंड करता है उस देश में उस देश के बच्चों को मिलने वाली प्रारंभिक शिक्षा पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4th पार्ट के अंदर जहां डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की गई है, नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, वहां पर भी कंपलसरी और फ्री एजुकेशन की बात कही गई है। सन 1850 तक हमारा जो देश है उसमें गुरुकुल पद्धति से एजुकेशन का सिस्टम जो है वो अप्लाई होता था। इसके बाद में आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति है, जिसको हम मैकाले शिक्षा पद्धति के नाम से जानते हैं, उसका भारत के अंदर आगमन हुआ। दोस्तों, आज़ादी के बाद जो एजुकेशन सिस्टम था उसको दुरुस्त करने की बहुत कोशिश हुई। इसके लिए बहुत से आयोगों का गठन किया गया। इस क्रम में 1948 के अंदर राधाकृष्ण आयोग आया। 1953 में माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसको हम मुदालियर आयोग के नाम से जानते हैं, वो आया। 1953 में ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आया। 1964 में कोठारी आयोग आया। इन आयोगों ने जो सिफारिशें की, उस सिफारिशों को एग्जीक्यूट भी किया गया, उसमें सफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी महसूस किया जा रहा था एजुकेशन सेक्टर को और अधिक इंप्रूव करने की जरूरत पड़ रही थी। इसलिए 1968 में पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसका प्रस्ताव आया और उसे लागू किया गया। इसी क्रम में कुछ चेंजेस की और जैसे रिक्वायरमेंट हुई तो राजीव गांधी की सरकार में 1986 में एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, जिसका बाद में 1992 में कुछ संशोधन भी हुआ, उसमें कुछ अमेंडमेंट भी हुआ। दोस्तों, जो 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जो शिक्षा नीति थी, उसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, जिसका विरोध काफी समय से चला आ रहा था, जिसमें एक प्रावधान था कि कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनको फेल नहीं किया जाए। हालांकि थोड़े समय पहले इसमें चेंज कर दिया गया और इसको कक्षा 5 तक कर दिया गया था। देश में काफी समय से इस तरह की चर्चा रही है कि शिक्षा पद्धति के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। दोस्तों, नई शिक्षा नीति के लिए जो प्रोसेस है, जो परामर्श की जो प्रक्रिया है, वो शुरू कर दी गई थी सन 2015 से। इसके बाद इसरो के पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर कस्तूरी रंगन को जिम्मा दिया गया कि वो ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंपे। 2019 में डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने ये ड्राफ्ट बनाकर के सरकार को सौंप दिया और इसमें लगभग 2 से सवा 2 लाख लोगों का ओपन डोमेन पर ओपिनियन लिया गया, जिसमें लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें शामिल थी, लगभग 6600 इसके अंदर ब्लॉक शामिल थे, लगभग 650 जिले इसके अंदर शामिल थे, लगभग 33 के अबाउट इसमें सब्जेक्ट थे जिनके ऊपर राय ली गई थी। और परिणाम आपके सामने है। 29 जुलाई 2020 को नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई। दोस्तों, जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, जो नई आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं सरकार की तरफ से। आपकी जो पढ़ाई है वो एकदम से चेंज हो जाएगी जब ये लागू हो जाएगी। हालांकि अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया है कि ये लागू कब से होगी। दोस्तों, जो सबसे पहला चेंज किया गया है नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, जो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, वो ये है कि जो मिनिस्ट्री है उसका नाम ही बदल दिया है। आप अब तक जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते थे, उसका नाम बदलकर कर दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी कि शिक्षा मंत्रालय। और जिसे अब तक आप एचआरडी मिनिस्टर के नाम से जानते थे यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्री के नाम से जिसे आप जानते थे, उसको अब बना दिया गया है शिक्षा मंत्री यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर। वर्तमान में जो एचआरडी मिनिस्टर है वो है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अब एचआरडी मिनिस्टर से बन जाएंगे शिक्षा मंत्री जब भी ये नई पॉलिसी अप्लाई हो जाएगी, गवर्नमेंट इसका नोटिफिकेशन जारी कर देगी तब से। अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो इस देश के पहले शिक्षा मंत्री होंगे, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि देश के जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो थे अबुल कलाम आजाद। आपको ये बता दूं कि शिक्षा मंत्रालय पहले रहा हुआ है 1986 के अंदर राजीव गांधी के समय जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई थी, जो कि दूसरी एजुकेशन पॉलिसी थी देश के अंदर, उस समय एमएचआरडी का गठन किया गया था। लेकिन अब
उसे हटा करके वापस शिक्षा मंत्रालय बना दिया गया है। और इसके पीछे एक तर्क दिया गया कि साहब, बहुत सारे लोगों ने इसके पीछे एक तर्क दिया कि जो मानव है वो रिसोर्स नहीं हो सकता, वो संसाधन नहीं है, इसलिए जो एजुकेशन से रिलेटेड जो काम देखेगा मंत्रालय, उसका नाम रख दिया गया एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट चेंज के बारे में। तो देखिए, अब तक जो हम सिस्टम जो था हमारा पढ़ने का, वो था 10+2। इसका मतलब ये होता था कि आपको 10 साल लगेंगे किसके लिए, फर्स्ट क्लास से लेकर के 10th क्लास तक आने में। और इसके बाद में जो 11th आपका ईयर है, इसमें आप आते हैं कौन सी क्लास में, 11th क्लास में। और यहां से आप क्या करते हैं, सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। जो आप आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस आप लेते हैं, वो सिलेक्शन आप कब करते हैं, 11th क्लास में आकर के आप कर रहे हैं। इसके बाद आप आ जाते हैं 12th क्लास के अंदर। तो इस तरीके से 10 साल ये और 2 साल आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ में जो आप पढ़ाई करते हैं वो। कहने का मतलब ये है कि जो 12th क्लास तक की पढ़ाई करने के लिए आपको पहले लगता था कितना, टोटल 12 साल आपको लगते थे। लेकिन अब इसमें कर दिया गया है चेंज। अब जो आपका सिस्टम है वहां क्या है, 5+3+3+4, यानी कि 12 क्लास आपको कंप्लीट करने में, 12th क्लास पास करने में आपको टोटल कितने लगेंगे, 15 साल आपको लगने वाले हैं। कितने साल लगने वाले हैं, 15 साल। तो देखिए, जो नया सिस्टम है आपका 5+3+3+4 का, इसके बारे में हम जानते हैं। तो यहां पर देखिए, जो पहले आपके 5 साल है, इसके अंदर 3 साल तो आपके कौन से होंगे, जो आप एलकेजी यूकेजी के नाम से जानते हैं, जो प्री प्राइमरी क्लासेस होती है, वो आपके होंगे 3 साल पहले। तो इसके बाद में आप फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आपकी यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पहले 5 साल है वो तो आपको लग जाएंगे सेकंड क्लास पास आउट होने में। इसके बाद जो अगले 3 साल है वो आपके लग जाएंगे 3rd, 4th एंड 5th क्लास का आपको पास होने में लग जाएंगे ये अगले 3 साल। अब देखिए, यहां पर जो ये पार्ट है, कौन सा, जो 5th क्लास तक का जो पार्ट आपका है, जो आपके बिगिनिंग के 8 ईयर है, इसमें क्या चेंज किया गया है कि जो आपकी एजुकेशन होने वाली है कौन सी क्लास तक, 5th क्लास तक, अप टू 5th क्लास तक जो आपकी, अप टू 5th क्लास तक जो आपकी एजुकेशन होने वाली है वो होगी आपकी मदर टंग में, यानी आपकी मातृभाषा में, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर होगी। यहां पर कोई मीडियम का कोई प्रभाव नहीं होगा कि सब ये इंग्लिश मीडियम में करवानी है या ये हिंदी मीडियम में करवानी है या कोई तमिल में या तेलुगु में करवानी है। आपके जो एरिया की जो लैंग्वेज है, अगर आप राजस्थान में है तो राजस्थानी हिंदी, अगर आप तमिलनाडु साइड में है तो इधर तमिल तेलुगु जो भी आपकी लैंग्वेज चलती है। कहने का मतलब ये कि आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में आपको पढ़ाई करवाई जाएगी। वो लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग नहीं है, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज नहीं है, उसमें आप अपने सब्जेक्ट को रट तो सकते हैं, रट्टा तो लगा सकते हैं, लेकिन आप उसकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो उस एफिशिएंसी के साथ में आप नहीं ले सकते। तो इसलिए यहां पर एक प्रोविजन किया गया कि सब जो 5th क्लास तक की जो पढ़ाई होगी वो होगी आपकी रीजनल लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे की कि क्लास यहां पर कौन से आ जाते हैं अगले, वो आपके आ जाते हैं 6th, 7th एंड 8th। ये जो अगले 3 साल आपके हैं, ये कौन सी क्लास है आपकी, 6th, 7th और 8th। दोस्तों देखिए, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसको बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि सब ये स्किल बेस्ड नहीं है। यहां पर बंदा जो है वो ग्रेजुएशन कर लेता है, वो पीजी कर लेता है, उसके बावजूद वो बेरोजगार घूम रहा है क्योंकि उसके पास कोई हुनर है ही नहीं जो वो अपना खुद का काम शुरू कर सके। आप अगर विदेशों में देखते हैं, जापान, चाइना जैसे देशों के अंदर, तो वहां पर क्या है, जो एजुकेशन है वो स्किल बेस्ड है। ठीक है, तो अब भारत के अंदर भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। आपकी जो 6th क्लास जो आप आ जाते हैं 6th क्लास के अंदर, तो वहां पर आपको वोकेशनल ट्रेनिंग का कंसेप्ट यहां पर दिया गया है कि आपका स्किल डेवलपमेंट हो। आपको जो भी आपकी सीखने की इच्छा है, अगर आप कोडिंग सीखना चाहते हैं तो कोडिंग, अगर आप मान लीजिए कुछ रिपेयरिंग जैसी कोई चीजें सीखना चाहते हैं तो वो, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो फील्ड आप चूज कर सकते हैं। यहां से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है भारत जैसे देश के लिए जहां पर स्किल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम पर।
तो देखिए शॉर्ट में चीजें निकल के क्या आई है कि आपकी जो 5th क्लास तक की जो आपकी स्टडी होगी, जो पढ़ाई होगी, वो आपकी होगी आपकी रीजनल लैंग्वेज में। जैसे ही आप आते हैं 6th क्लास में तो आपको इंटर्नशिप दी जाएगी आपकी स्किल को डेवलप करने के लिए, जो भी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उस फील्ड में। अब देखिए हम अगर इस पोर्शन की बात करें, कौन सा, जो प्री प्राइमरी सेक्शन है जिसको हम एलकेजी यूकेजी वगैरह के नाम से जानते हैं, वहां पर तो देखिए प्राइवेट सेक्टर के अंदर अपन देखें तो किड्स स्कूल बनी हुई है। तो क्या गवर्नमेंट भी अब यहाँ पर स्कूल खुलेगी? एक ये क्वेश्चन आपका रेज होता है। तो सब बिल्कुल खुलेगी। और ये जो स्कूल आपकी होगी कौन सी वाली, ये जो एलकेजी यूकेजी वाली जो स्कूल है इनका नाम क्या होगा? आंगनबाड़ी। हालांकि आंगनबाड़ी के नाम से आज भी राजस्थान के अंदर ये जो सिस्टम है आंगनबाड़ी का वो चल रहा है। ठीक है, तो ये जो स्कूल होगी किड्स स्कूल जिसको हम बोलते हैं वो आंगनबाड़ी के नाम से जानी जाएगी, जो आपका गवर्नमेंट शुरू करेगी। अब देखिए आपके 8 और 3 11 साल यहां पर आपके हो गए। ठीक है, अगले जो आपके ईयर हैं 4 ईयर हैं, इनमें आप क्या करने वाले हैं? यहां पर आपकी होगी 9th 10th 11th और 12th। अब यहां पर क्या चेंजेस किए गए हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए 9th क्लास के अंदर आते ही होगा क्या कि आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन का ऑप्शन मिलेगा। अब तक जो सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं, जो आप स्ट्रीम चूज करते हैं, आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस, वो आप कहां पर करते हैं? वो आप करते हैं 11th क्लास में आकर के। आप या तो आर्ट्स लेते हैं या आप कॉमर्स लेते हैं या आप साइंस लेते हैं। लेकिन अब ये जो नई शिक्षा नीति है इसके अंदर ये कंसेप्ट ही हटा दिया गया है। आर्ट्स कॉमर्स या साइंस का कंसेप्ट हटा दिया गया है और आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं वो आप लेते हैं 9th क्लास में आकर के। यहां पर आप चाहें तो कोई जरूरी नहीं है, अगर आपका जो इंटरेस्ट है वो फिजिक्स के अंदर है, आपका इंटरेस्ट अगर म्यूजिक के अंदर है, आपका इंटरेस्ट अगर हिंदी के अंदर है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। आप फिजिक्स के साथ में हिंदी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप फिजिक्स के साथ में आप म्यूजिक ले सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि आप अगर मैथ्स ले रहे हैं तो उसके साथ में या तो आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री लेनी होगी, या फिर आप अगर बायो ले रहे हैं तो उसके साथ में आपको फिजिक्स या केमिस्ट्री लेनी होगी। ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, आप जो मर्जी आए वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। आप अगर कॉमर्स का सब्जेक्ट लेना चाहें तो आप कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसके साथ में अगर आप आर्ट्स को मिक्स करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है इंग्लिश के अंदर और उसके साथ में आप पढ़ना चाहते हैं बिजनेस मैनेजमेंट, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट का जो ऑप्शन होगा वो आपके हाथों में होगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप आर्ट्स के सब्जेक्ट ले रहे हैं या कॉमर्स के ले रहे हैं या साइंस के ले रहे हैं, वो आपकी इच्छा है, आप अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इन बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न की, तो देखिए वहां पर भी चेंजेस हैं। अब तक जो हम देखते आ रहे थे एग्जामिनेशन का पैटर्न, वहां पर क्या हो रहा था, बोर्ड जो है वो आपका एग्जाम ले रहा था, कुछ मार्क्स आपको जो आपका स्कूल है, आपका इंस्टीट्यूट है, उसकी तरफ से आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हो गया है पूरी तरह से चेंज। अब हुआ क्या है कि 3 तरीके के आपको मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। फर्स्ट, आपके जो एकेडमिक एग्जाम्स होते हैं, जो एग्जामिनेशन जो बोर्ड कंडक्ट करवाता है, उसके मार्क्स तो आपके होंगे ही होंगे। उसके साथ में एक आपका सेल्फ असेसमेंट एग्जाम होगा कि आप जो आपने पढ़ाई की है उसके आधार पर आपको अपने आप को मार्क्स देना है। मतलब आपको अपना असेसमेंट खुद को करना है और अपने आप को आपको मार्क्स देना है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया, अपने आप को मार्क्स देना है, तो कौन अपने आप को कम मार्क्स देगा? सब। अगर मान लीजिए 10 का है तो 10 आउट ऑफ 10 देंगे, 100% मार्क्स अपने आप को देंगे। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपने इसमें करी चीटिंग, अगर आपने इसमें बेईमानी करने की कोशिश करी, तो जब भी आप कोई नौकरी करने के लिए जाएंगे तो वहां पर होगा क्या, आपसे उसी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे और अगर वहां पर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं सामने वाले को, तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। ऐसा कुछ प्रोविजन यहाँ पर है। तीसरा जो मार्किंग का सिस्टम है वो क्या होगा कि आपके जो दोस्त हैं वो आपको मार्क्स देंगे। ठीक है, तो अब तक देखिए क्या हो रहा था कि अगर मान लीजिए कोई एग्जाम है, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका दोस्त भी उसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो वहां पर होता था एक कंपटीशन, और आप न तो आप अपने दोस्त की मदद करते थे, न आपका दोस्त आपकी मदद करता था। लेकिन देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात हो गई है कि आपको मार्क्स चाहिए अपने दोस्त से, आपके दोस्त को भी आपसे चाहिए मार्क्स। तो क्या होगा, आपस में आप मिलजुल करके रहेंगे, आप अपनी दोस्ती को कायम रखेंगे, उसके अंदर इस तरीके का कंपटीशन नहीं आने देंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज हुई है। तो मैं जहां तक समझता हूं बहुत अच्छे चेंजेस किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है इसके अंदर जो 5th तक की जो क्लासेज है वो आपकी रीजनल लैंग्वेज में होगी। 6th क्लास के अंदर आकर के आपको कुछ स्किल जो है वो आपकी डेवलप की जाएगी, स्किल डेवलपमेंट की ओर आपको
प्रेरित किया जाएगा। उसके बाद में जो 9th क्लास से आपके जो सब्जेक्ट हैं वो आपको चूज करने का राइट होगा, और वो सब्जेक्ट आप कोई बाउंडेशन किसी तरह की बाउंडेशन वहां पर नहीं होगी। वहां पर आप अपनी मर्जी से जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं वो सब्जेक्ट आप वहां पर चूज कर सकते हैं। आप साइंस के साथ में कॉमर्स के ले सकते हैं, कॉमर्स के साथ में आर्ट्स के ले सकते हैं, आर्ट्स के साथ में साइंस के ले सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो वो सब्जेक्ट आप वहां पर ले सकते हैं। तो मेरे समझ में ये बहुत अच्छा कदम है सरकार की तरफ से, जो नई शिक्षा नीति, जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर लिया गया है। तो दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं ग्रेजुएशन की। तो देखिए ग्रेजुएशन हमारा जो होता है अब तक वो कितने साल का होता है? 3 साल का। ग्रेजुएशन जो है हमारा वो अब तक होता आ रहा है 3 साल का। लेकिन यहाँ पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप 3 साल का भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं और आप 4 ईयर का भी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। तो देखिए ग्रेजुएशन के लिए दोनों ऑप्शन आपके पास में है। अगर आपको सिर्फ नौकरी करनी है उसके लिए आपको अगर ग्रेजुएशन करनी है तो आप 3 साल के ग्रेजुएशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिसर्च लाइन में जाना है, आपको अगर हायर एजुकेशन में जाना है तो वहां पर आपको करनी पड़ेगी 4 साल की ग्रेजुएशन। 4 ईयर आपको देने होंगे ग्रेजुएशन के लिए। इसके बाद देखिए जो मैंने आपको बताया कि जिनको रिसर्च करना है, यानी कि जिनको कौन सी लाइन में जाना है, जो पीएचडी है वो अगर आपको करनी है, या आपको हायर एजुकेशन में जाना है, या आप मान लीजिए कि आपको मास्टर करना है, आपको मान लीजिए बीएड करना है, तो इस तरीके के अगर आपको कोर्स करने हैं तो आपको क्या करना होगा? 4 साल की ग्रेजुएशन आपको करनी होगी। अब जो आपका मास्टर करना चाहते हैं, मतलब पीजी जो आपका करना चाहते हैं, उनके लिए जो पीजी होगा वो आपका हो जाएगा 1 साल का। देखिए अब तक जो पीजी होता आ रहा है वो आपका होता है 2 साल का, लेकिन यहाँ पर पीजी आपका कर दिया गया है 1 साल का। तो जो 1 ईयर का बेनिफिट आपको यहाँ पर मिल गया पीजी करते टाइम पे। और पीएचडी के लिए आप मास्टर करने के बाद में सीधे क्या कर सकते हैं? पीएचडी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है उन सब का कंसेप्ट खत्म कर दिया गया है। आपको अगर पीएचडी करनी है तो 4 साल की ग्रेजुएशन कीजिए, 1 साल की आप पीजी कीजिए, और इसके बाद में आप सीधे पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो मास्टर करने के बाद में एमफिल करते हैं। एमफिल की जो डिग्री है उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। जिनको रिसर्च में जाना है, जिनको पीएचडी के अंदर जाना है, वो सीधे मास्टर करके यानी कि पीजी करने के बाद में पीएचडी के अंदर जा सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीएड की। तो देखिए जो बीएड का कोर्स है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बीएड जो कॉलेजेस हैं वो हो जाएंगे बंद, मतलब कॉलेज तो बंद क्या होंगे, जो कोर्स है बीएड का वो बंद हो जाएंगे। अब बात ये उठती है कि सब बीएड जब खत्म हो जाएगा तो जिनको बीएड करना है वो किस तरीके से करेंगे? तो सब जो आपका 4 ईयर का ग्रेजुएशन होता है उसी के अंदर आपको जो शिक्षण नीतियां हैं, जो शिक्षण विधियां है जो आपको सिखाई जाती है बीएड के अंदर, वो वहीं पर आपको सिखाई जाएगी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो बीएड वगैरह अगर करना है तो उनके लिए भी आपका क्या होगा? 4 साल का कोर्स होगा। इसी ग्रेजुएशन के पीरियड के अंदर आपको क्या करना होगा? जो बीएड के सब्जेक्ट हैं, जो शिक्षण विधियां हैं, वो आपको वहीं पर पढ़ा दी जाएगी और आपकी जो डिग्री है वो बीएड के इक्वल हो जाएगी। यानी कि ग्रेजुएशन के आपके 3 साल और 1 साल जो एक्स्ट्रा है वहां पर आपको बीएड की डिग्री मिल जाएगी। दोस्तों बात कर लेते हैं वेरियस एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की। देखिए 12th करने के बाद में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जो बीटेक करना चाहते हैं, आईआईटी में जाना चाहते हैं, उनके लिए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। मतलब तरह तरह के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, जेई है, मेंस है, इन सब तरीके के जो एग्जामिनेशन है इन पे लग जाएगी पाबंदी। ये सब हो जाएंगे बंद और सिंगल एक एग्जाम होगा जो कि करवाएगी आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आपको अगर बीटेक करना है, आपको आईआईटी में जाना है, आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है तो आपको सिर्फ एक एग्जाम देना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो एक्सेप्शन दिया गया है वो आपका दिया गया है, एक तो मेडिकल और एक लॉ। इन दो के अंदर अलग से एजेंसी बनाई जा सकती है जो इनके पर्टिकुलर इनके लिए एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। लेकिन इसके अलावा मेडिकल और लॉ को छोड़ करके जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उन सब को खत्म करके सिर्फ एक एग्जाम आपका होगा जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी। तो देखिए ग्रेजुएशन में और क्या चेंजेस हुए हैं, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर जो और चेंजेस हुए उनकी हम बात करते हैं। कई बार क्या होता है कि किसी बच्चे ने ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट ईयर के एग्जाम पास कर लिए, लेकिन उसके बाद में किसी भी कारण से मान लीजिए आर्थिक हालात उसके ठीक नहीं है या किसी मजबूरी की वजह से उसने क्या कर दिया, पढ़ाई को छोड़ दिया, क्विट कर दिया। अब उसके पास में जो फर्स्ट ईयर की डिग्री पड़ी है वो कोई भी काम की नहीं है। ठीक है, अगर वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं करता है तो ऐसे में अगर उसने बीच में पढ़ाई को क्विट किया है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के बाद में या सेकंड ईयर के बाद में, तो वो उसके कोई भी काम की नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। अगर आपने
आपकी कोई भी डिग्री है, चाहे आपने फर्स्ट ईयर की हो, आपने सेकंड ईयर की हो, आपने फाइनल ईयर की हो, वो आपकी वेस्टेज नहीं होगी। जब आप पास कर लेंगे फर्स्ट ईयर के एग्जाम, तो वहां पर आपको जो सर्टिफिकेट है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, जब आप सेकंड ईयर के एग्जाम पास कर लेंगे तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, और जब आप थर्ड ईयर का एग्जाम पास कर लेंगे तो आपको डिग्री दे दी जाएगी। तो आपका जो ईयर है, जो आपने 1 साल या 2 साल आपने डिवोट किया है एजुकेशन के ग्रेजुएशन के अंदर, वो आपका वेस्टेज नहीं होगा। फर्स्ट ईयर पास करने के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप ये कह सकते हैं कि सब मैं सर्टिफिकेट होल्डर हूं। सेकंड ईयर के बाद में आपको डिप्लोमा मिलेगा, आप डिप्लोमा होल्डर बन जाएंगे, और इसके बाद में फाइनल ईयर के बाद में, थर्ड ईयर के बाद में आपको डिग्री मिल जाएगी, आप डिग्री होल्डर बन जाएंगे। तो आपके जो ईयर हैं, आपके जो साल है, वो वेस्टेज नहीं होंगे। इन फ्यूचर आपको अगर लगेगा कि अब मेरे को पढ़ाई को वापस से कंटिन्यू करना है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सेकंड ईयर में या थर्ड ईयर के अंदर आप दोबारा से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो आगे की डिग्री है, डिप्लोमा या डिग्री, वो आप ले सकते हैं। तो मेरी नजर में ये बहुत अच्छा बदलाव किया गया है। अब तक जो बच्चे परेशान थे कि उन्होंने फर्स्ट ईयर कर लिया, उसके बाद में किसी कारण से उनको पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी, और इन फ्यूचर 2-3 साल बाद में जब वो चाहते हैं कि मैं दोबारा से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूं, तो उनको फिर से शुरू से करना पड़ता था, फर्स्ट ईयर से शुरू करना पड़ता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप उस चीज को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप सीधे सेकंड ईयर के अंदर या फाइनल ईयर के अंदर आप एडमिशन ले सकते हैं। आप या तो सर्टिफिकेट होल्डर होंगे या डिप्लोमा होल्डर, और आपने 3 साल पूरे कर लिए हैं तो आप डिग्री होल्डर बन जाएंगे। तो इस तरीके से जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट पॉइंट आपके लिए बनाए गए हैं। आप जब चाहें तब आप क्विट कर सकते हैं, और जब आप चाहें तब आप वापस से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, अगर आगे बात करें तो जितने भी यूजीसी, सीएसआईआर, एनटीएससी जैसी जो मल्टीपल रेगुलेटिंग अथॉरिटी हैं, इनको समाप्त कर दिया जाएगा। इनकी जगह पर सिर्फ एक कमेटी होगी जो इन सबको रेगुलेट करेगी। रेगुलेटिंग अथॉरिटी सिर्फ एक होगी। अगर कोई रिसर्च का विषय है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, तो वहां पर एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसके बाद देखिए, जो पब्लिक इंस्टीट्यूट है और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इनका जो नॉलेज का लेवल है, जो एजुकेशन लेवल है, और जो इनका जो सिस्टम है, वो दोनों में समानता होगी, दोनों के दोनों आपके सेम होंगे। और देखिए, जब आप कंपैरिजन करते हैं किन्हीं 2 यूनिवर्सिटी का, जैसे मान लीजिए आप राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें या फिर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, तो इनका जो नॉलेज का लेवल होगा वो दोनों अलग अलग होगा। राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, उसका जो नॉलेज का लेवल है वो अलग होगा, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका अलग होगा। अब से ये चीजें हटा दी जाएगी। ये जो यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, मतलब कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो चाहे नॉन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, वो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज हैं, उनका जो करिकुलम है वो एक जैसा होगा, एक जैसा करिकुलम वो फॉलो करेंगे। इसके बाद में जो एग्जामिनेशन की अगर बात करें, इस मामले में यूनिवर्सिटी इंडिपेंडेंट है कि वो एग्जामिनेशन किसी सेंट्रल एजेंसी से कंडक्ट करवाती हैं या फिर ऑटोनॉमस वे में वो खुद कंडक्ट करती हैं। वो चाहें तो वो खुद भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं कि ये राजस्थान यूनिवर्सिटी हो गया, शेखावटी यूनिवर्सिटी हो गया, या अजमेर वाली यूनिवर्सिटी हो गई, वो अपने हिसाब से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है, और वो अगर चाहे यूनिवर्सिटीज तो एक सेंट्रल एजेंसी के थ्रू वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती है। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, उनकी एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। और एक और जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब तक जो एजुकेशन के ऊपर जो खर्च हो रहा था वो जीडीपी का था 4.43%। जीडीपी का 4.43% लगभग जो है वो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खर्च किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको बढ़ा करके अब गवर्नमेंट करने वाली है 6%। मतलब कि जीडीपी का 6% जो है वो एजुकेशन सेक्टर के ऊपर खर्च किया जाएगा। तो देखिए, फटाफट कुछ और प्रोविजंस जो है आपकी नई शिक्षा नीति के अंदर वो हम देख लेते हैं। एक आपका इसके अंदर है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। कहने का मतलब ये कि जो क्रेडिट ट्रांसफर की स्कीम है वो आपको यहाँ पर दी गई है। देखिए, जो मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन जब आप कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर के बाद में आप सर्टिफिकेट होल्डर हो जाएंगे, सेकंड ईयर के बाद में आप डिप्लोमा होल्डर हो जाएंगे, और थर्ड ईयर के बाद में आप हो जाएंगे डिग्री होल्डर। तो अगर आपने बीच में अगर स्टडी आपने ड्रॉप की है, आपने क्विट किया है अगर बीच में, तो वहां पर आपके जो वर्चुअल क्रेडिट है वो आपके स्टोर रहेंगे। और जैसे ही आप अपनी स्टडी को इन फ्यूचर कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टडी को, तो वहां पर वो जो क्रेडिट आपके पड़े हैं पहले से, वर्चुअल क्रेडिट जो आपका पड़ा है वो आपका हो जाएगा ट्रांसफर। इसके बाद आपका अगला है मॉडल मल्टी डिसिप्लिनरी
एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी यानी कि मेरू। ये क्या है कि विदेशी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके सहयोग से हर जिला स्तर के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ये यूनिवर्सिटीज स्थापित की जाएगी, जहां पर आपको हर फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर आपको मिलेगी। अब तक जैसे आप देखते हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए यूनिवर्सिटीज अलग होती है, जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है उनके लिए यूनिवर्सिटी अलग होती है, जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट है उनके लिए यूनिवर्सिटीज अलग होती है। इस तरीके से कई तरह की यूनिवर्सिटीज हैं जो अलग अलग फील्ड के अंदर काम करती है। लेकिन यहां पर क्या प्रोविजन किया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर इस तरह की यूनिवर्सिटीज स्थापित की जाएंगी जो विदेशी यूनिवर्सिटीज के सहयोग से होगा। अब देखिए ये एग्जीक्यूट कब होता है, किस तरीके से होता है, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, अगर इसका एग्जीक्यूशन प्रॉपर वे में होता है तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। अगला देखिए, अगला है वर्चुअल लैब। अब ये है क्या, देखिए जैसे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या आप केमिस्ट्री के हैं तो आप लैब में जाते हैं कुछ टेस्ट वगैरह करने के लिए, प्रैक्टिकल करने के लिए। तो यहाँ पर वर्चुअल लैब एक इस तरीके का कंसेप्ट है जहां पर ये कुछ वीडियो गेम की तरह होगा। ठीक है, आपको फिजिकली लैब के अंदर जाने की जरूरत नहीं होगी, ये कुछ वीडियो गेम की तरह होगा जो वर्चुअली आप वहां पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। इसके बाद में आपका है टेक्नोलॉजी। तो जो स्टडी है, आपकी एजुकेशन है, इसके अंदर टेक्नोलॉजी का भरपूर यूज किया जाएगा, ऐसा प्रोविजन यहां पर किया गया है। आप देख रहे हैं जो कोरोना का ये जो टाइम है, जो कोविड-19 का जो पीरियड है, इसके अंदर भी टेक्नोलॉजी का यूज हो ही रहा है एजुकेशन सेक्टर में, लेकिन यहां पर एजुकेशन सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी का भरपूर प्रयोग किया जाएगा, एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया जाएगा। इसके बाद अगला क्या है कि जो दिव्यांग पर्सन है उनके लिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात यहां पर कही गई है कि उनकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, थोड़ा बढ़ावा देने के लिए क्या होगा, एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा जिससे वो आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकें। अगला देखिए है ई कंटेंट इन 8 रीजनल लैंग्वेज। तो जो स्थानीय भाषाएं हैं, जो रीजनल लैंग्वेज हैं, ऐसी 8 स्थानीय भाषाओं में आपके जो बुक्स हैं उनके ई कंटेंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट, वो तैयार करवाए जाएंगे। अगला आपका है डिजिटली इक्विप्ड स्कूल। अगर ऐसा हो जाता है तो भैया बहुत अच्छा हो जाएगा। यहां पर जो प्रोविजन डाला गया है, ये कहा गया है कि भाई जो स्कूल जितनी भी होंगी वो डिजिटली इक्विप्ड होंगी, मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी से लेस होंगी सारी स्कूलें। ठीक है, क्योंकि यहां पर थोड़ी देर पहले जो बात करी गई है, एक प्रोविजन आपका टेक्नोलॉजी के बारे में भी है। इसके बाद में लास्ट आपका है जो प्राइवेट स्कूल हैं वो पब्लिक वर्ड का यूज नहीं कर पाएंगी। ठीक है, जितनी भी प्राइवेट स्कूल हैं जो अपने नाम के साथ में पब्लिक लगा रही हैं वो इस वर्ड का यूज नहीं कर पाएंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमें जरूर बताएं, और आपको इनमें से कौन सा प्रोविजन सबसे अच्छा लगा ये हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।